तो इस चैप्टर में 7-8 नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है और 7-8 इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी। तो इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडी है IMF। कभी नाम सुना IMF का? कहाँ पे, क्या है IMF? फंड रेज करती है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर कोई सी कंट्री मतलब उसमें चली जाएगी, डेप्थ में चली जाए तो उसको दीजिए फंड। ठीक है, और कुछ? हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है तो मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा हमें इसको समझने के लिए। डिटेल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर्स के बारे में कोई आइडिया तुमको? वर्ल्ड वॉर क्या थे भाई? मतलब वर्ल्ड के बीच में वॉर हो रही। वर्ल्ड के बीच में वॉर, ये व्हाट एन आंसर। और कुछ? देखो होता क्या है, थोड़ी सी फालतू की बकवास है, इररिलेवेंट है, बट सुन लो इस फिर इजी हो जाएगा समझना। 1914 में क्या होता है, दो बहुत स्ट्रॉन्ग नेशंस थे। एक था ब्रिटेन का मतलब है इंग्लैंड, और एक था टर्की। आधी दुनिया पे ब्रिटेन वालों ने अपना कब्जा कर रखा था। जैसे भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया हुआ था, ऐसे बहुत देशों पे किया हुआ था। और टर्की में भी एक ऐसे ही राज्य होता था ऑटोमन एम्पायर नाम से, उसने भी आधी दुनिया में अपने अपने कब्जे कर रखे थे। तो दो बहुत पावरफुल एम्पायर्स आपस में भिड़ गए। दो जो बहुत पावरफुल एम्पायर्स थे, उन्होंने देखा कि अब देखते अल्टीमेट पावरफुल कौन होएगा, तो उनका आपस में युद्ध हो गया। तो आधे से ज़्यादा दुनिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा था। ठीक है, जैसे इंडिया में भी उनका कब्जा था। तो अब अगर ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ तो इंडियंस को फोर्सफुली पार्टिसिपेट करना पड़ा ब्रिटिशर्स की तरफ से, और जितने भी देश इंग्लैंड के कंट्रोल में थे उन सबको पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो आधी दुनिया इंग्लैंड की तरफ से लड़ने आई वर्ल्ड वॉर में, और आधी दुनिया टर्की की तरफ से लड़ने आई, जो जो देश उनके कंट्रोल में थे, और ऐसे हो गया वर्ल्ड वॉर। और इसमें जीता कौन होगा? तुक्का मारो, अंग्रेज या टर्की वाले? ब्रिटिशर्स वन द वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, और ऐसे ही एक और वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में, जो हिटलर ने शुरू किया था। ठीक है, वो तुमने शायद पढ़ा हो स्कूल में कभी कि जर्मनी का था हिटलर। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेज जीते थे ना, तो जो जर्मनी नाम का देश था वो टर्की की टीम में था और वो हार गया था बुरी तरीके से। ठीक है, तो फिर जर्मनी ने कहा हम बदला लेंगे एक दिन, फिर उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू किया और वो हार गए। जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया। तो ऐसे वर्ल्ड वॉर होते रहे हैं दुनिया में। वर्ल्ड वॉर से दुनिया का नुकसान बहुत हुआ। क्या नुकसान हुआ? क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में ना पहले बदतमीजी से वॉर लड़ा जाता था कि युद्ध हो गया तो दूसरे की टेरिटरी में घुस के जो बदतमीजी करनी है कर दो। वैसे युद्ध का रूल होता है कि आप युद्ध में आम जनता को हार्म नहीं पहुंचाओगे। जैसे अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में देखो रात को नाइट पार्टीज चल रही हैं, दारू पी रहे हैं लोग, इंजॉय कर रहे हैं, क्लब्स में डांस कर रहे हैं। वहाँ पे बॉर्डर पे युद्ध चल रहा है बट सिविलियंस इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वॉर का रूल होता है आज की डेट में कि वॉर में आर्मी लड़े, लोगों को परेशान ना किया जाए। बट पहले ऐसे नहीं था। पहले वॉर हो गया तो जनता को भी मारो, बच्चा बूढ़ा जो दिखे उसको मार दो। पहले वॉर बहुत बदतमीजी से होते थे। तो वॉर्स में वातावरण बर्बाद हो गया। ठीक है, लोगों की जानें चली गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता था, रिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाती थी। ठीक है, लोगों की जॉब चली जाती थी। तो वॉर से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो हुआ क्या, साल 1944 में ये डिसाइड किया गया कि ये जो वॉर से पूरे वर्ल्ड का नुकसान हुआ है, जो दुनिया बर्बाद हुई है, उसको हमें थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। वहाँ से IMF की शुरू होती है शुरुआत। तो साल था 1944 का, ये आप लिख लो कि 1944 में IMF वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1944 में जो IMF था वो बनाया गया था। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो वर्ल्ड वॉर था वो 1944 के अराउंड आके बिल्कुल ख़त्म सा हुआ था। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा कि यार ये जो वर्ल्ड वॉर से दुनिया को नुकसान हुआ है, ठीक है, क्या क्या नुकसान हुए थे? दुनिया में गरीबी फैल गई थी, जॉब्स चली गई थी, डेवलपमेंट बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, देशों की तरक्की जीरो हो चुकी थी, भूखमरी आ चुकी थी, डिजीज़ फैल रहे थे, ट्रेड ख़त्म हो गया था, देशों के बीच में भरोसा ख़त्म हो गया था। तो इन्होंने कहा ऐसे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो दुनिया को बचाना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई IMF नाम की
इसको बनाया गया था अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। लिख लो कि यूएस में वॉशिंगटन डीसी नाम की जगह है, वहां पे इसको बनाया गया था। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी के बाद एक और वर्ड लिख लो, ब्रेटन वुड्स, BRETTON, ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स के पास वॉशिंगटन डीसी में जो यूएसए में है, वहां पे इसको बनाया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज की डेट में आईएमएफ की 190 कंट्रीज पार्ट हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लिख लो कि आईएमएफ की 190 मेंबर नेशंस है। - 191 लिख लेना, ये अपडेटेड नहीं है, 191 हो चुकी है। अब आप एक चीज समझो कि अब आईएमएफ वर्क कैसे करता है, क्या इसका सीन क्या है पूरा। आईएमएफ को यूएसए के अंदर बनाया गया कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया की भलाई करना। अभी दुनिया की भलाई करेगी कैसे, जो वॉर से नुकसान हुआ उसको क्योर करेगी कैसे ये। तो इसका एक सिंपल फंडा है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया को लगा, पूरी दुनिया को पता चला कि आईएमएफ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। अगर आपको लगता है कि आईएमएफ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपको भी आईएमएफ से मदद चाहिए, तो आपको आईएमएफ के पास जाके उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और मेंबर बनने के लिए आपको आईएमएफ को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, पैसा कोई 100, 200, 500 रुपये नहीं, जैसे रामलीला की पर्ची कटती है वैसे नहीं, पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और जितना पैसा आप आईएमएफ को दोगे उतना ज़्यादा आईएमएफ आपको सपोर्ट करेगा अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे कि आईएमएफ की 191 कंट्रीज मेंबर है। इट मींस 191 कंट्रीज आईएमएफ को पैसा देती हैं, ठीक है, उसका मेंबर बने रहने के लिए। और जो जो कंट्रीज आईएमएफ का मेंबर होगी उनको आईएमएफ से बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि इंडिया आईएमएफ का मेंबर है, मान लो कि भाई इंडिया में भूखमरी हो जाए, सुनामी आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, बहुत तगड़ा नुकसान हो जाए, और अब हमको अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना है, तो आईएमएफ से फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट भेजा जाएगा इंडिया की हेल्प करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया मेंबर है। अगर इंडिया ने बहुत ज़्यादा पैसा आईएमएफ में दे रखा है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आईएमएफ, कम पैसा दे रखा है तो ठीक ठाक सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से आईएमएफ जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये मतलब है इसके मेंबर कंट्रीज़ का। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें एक्चुअल बात बताऊं, जो जेन्युइन बात है वो ये है कि भाई आईएमएफ जो है ये, मतलब ये बात कई स्टडी मटेरियल में लिखी कि आईएमएफ जो है ना, ये यूएस इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बना भी यूएस में था और यूएस ने ही आईएमएफ को बनवाया था। यूएस ने आईएमएफ को पता है क्यों बनवाया था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में यूएस एक लौती कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि यूएस को पता था कि वॉर में पार्टिसिपेट करके नुकसान ही होना है और कोई फायदा है नहीं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में तो क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 में उसका पार्टिसिपेशन कैसे हुआ? उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उनके एक आइलैंड पे जापान ने अटैक कर दिया, फिर भी उन्होंने कहा आर्मी नहीं भेजेंगे, हम 2 बम फेंक देंगे सीधा सीधा। ऐसे उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंके थे, बट फिर भी देख लो कि उन्होंने अपने सैनिकों की कुर्बानी नहीं होने दी, कुछ नहीं होने दी, उन्होंने सीधे सीधे बम फेंक दिए। तो खैर यूएसए जो है वो सीधा सीधा बोलता है कि भाई हम तो वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, हम कमाएंगे वॉर से पैसा हथियार बेच के। यूएस की पिछले 200 सालों से यही टेक्निक रही है पैसा कमाने की। वो बनाता है हथियार, देशों में युद्ध करवाता है, फिर उनको युद्ध में हथियार सप्लाई करके अपने पैसे कमाता है। यूएस ये गेम खेलता आ रहा है शुरू से। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो सारे देश हो चुके थे गरीब, क्योंकि वॉर में सब डैमेज हो गया था। तो यूएस को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊं कैसे। तो उसने कहा एक काम करता हूं, एक आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लोगों को इसका मेंबर बनवाते हैं, लोगों को जेन्युइन सपोर्ट करूंगा मैं, ताकि जो उनकी बर्बाद इकोनॉमीज है वो दोबारा से खड़ी हो जाए, रीडेवलप हो जाए। क्योंकि उनकी इकोनॉमीज रीडेवलप होंगी तभी तो यूएसए भी चलेगा। पूरी बर्बाद दुनिया में एक देश अकेला तो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये यूएस ने अपने बेनिफिट के लिए बनाया था। ठीक है,
बट आज की डेट में IMF ने जेन्युइनली काफ़ी देशों की मदद करी है, बट इसका एजेंडा US बेस्ड ही रहता है। और ये इसने बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज़ का मतलब है फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, आयरलैंड, ये सारी, ठीक है। तो इन्हीं कंट्रीज़ को अपलिफ्ट करने के लिए उसने IMF बनाया था, क्योंकि ये सारी US की, यहीं से सारा बिजनेस आता था US का, तो उसको था कि इनको अपलिफ्ट करना, तो इसने इसको बनाया था। तो ये है भाई आपका IMF। अब यहाँ पे लिखे कि भाई IMF काम क्या करता है, ये मॉनेटरी कोऑपरेशन करता है। मॉनेटरी कोऑपरेशन का मतलब किसी देश को अगर पैसे की जरूरत है तो उसको पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की दिक्कत आ रही है तो अगेन फाइनेंस रिलेटेड हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को बेटर करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बेटर करेगा कि भाई सारे वर्ल्ड में टोटल 230 देश हैं, जिसमें से 190 देश तो इसके मेंबर हैं, सारे मेन देश तो सारे मेंबर हैं। तो जब सारी मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट हैं तो सब कंट्रीज को पता है कि भाई हम सारे IMF का पार्ट है, तो हमको अपने ट्रेड रिलेशंस बेटर करके रखने। अगर उनके ट्रेड में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर IMF उस इशू को एड्रेस करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है कितना ज़्यादा ट्रेड होता है। आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तान तो हमारा कट्टर दुश्मन है, हमारे बीच में बहुत ट्रेड होता है। और आए दिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स चाइना को गालियाँ देते हैं कि चाइना ये है, चाइना वो है, और चाइना से हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना। कितना कुछ, टॉय मार्केट 80% पूरी चाइनीज़ है। तो सवाल ये उठता है कि जब हम इन कंट्रीज़ को दुश्मन बोल रहे हैं तो हम इनके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कहते हैं तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी अलग, ट्रेड अलग है। अपनी पर्सनल दुश्मनी ट्रेड पे मत उतारो। तुम्हें एक दूसरे के देश पसंद नहीं है तो एक दूसरे से बात मत करो, बट ट्रेड चलते रहना चाहिए। तभी आप देखोगे कि हमारी किसी भी देश से दुश्मनी क्यों ना हो, ट्रेड नहीं रुकता हमारा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं रुकता? क्योंकि IMF जैसी बॉडीज बैठी हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को स्टेबल रखती हैं, कंट्रीज को बताती हैं जा जाके कि भाई अपनी पर्सनल इसको इससे मिक्स ना करो। तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़िया करता है ये। प्रोमोट हाई एम्प्लॉयमेंट। हाई एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि अगर कोई देश बर्बाद है, वहाँ पे पूरी उसकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, तो IMF क्या करेगा? जैसे कि कोई बर्बाद देश के एग्जाम्पल दो मेरे को। अफगानिस्तान बर्बाद देश है, बिल्कुल ठीक है। तो अफगानिस्तान अगर IMF को बोले कि हमें भाई जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं है हमारे यहाँ पे, तो IMF क्या करेगा? इसके जो मेंबर नेशंस हैं अमीर उनको बोलेगा कि भाई जाके फैक्ट्रियाँ खोलो, यहाँ पे बिजनेसेस सेट करो। वो करेंगे और फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जॉब्स क्रिएट करने में, एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, और पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी खत्म करना, ये सारे इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं, मोटिव्स हैं IMF के, ठीक है। अब हुआ क्या था, इंडिया की भी IMF ने बहुत तगड़ी हेल्प करी थी। अगर आपको नहीं पता, जब हमको आज़ादी मिली थी, कौन से साल में, 1947 में आज़ादी मिली थी। तो जब हमको आज़ादी मिली थी ना, तो हमारे जो उस टाइम पे लीडर थे, गांधी, नेहरू वगैरह, उन्होंने क्या किया, भारत की इकोनॉमी को क्लोज इकोनॉमी कर दिया। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि भारत ना किसी और देश से बिजनेस करेगा, ना कोई और देश भारत में आके बिजनेस करेगा, ठीक है। भारत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेज भी एक फॉरेन कंट्री से इंडिया में आए थे बिजनेस करने, फिर इंडिया को टेक ओवर कर लिया था। तो हमारे मन में ये पास्ट हॉरर्स थे, तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि भाई हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट है, ना हम दूसरे देशों से ट्रेड करेंगे, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करेगा। ये हमारी पॉलिसी बन गई थी आज़ादी के बाद, ठीक है। और इस पॉलिसी ने भारत को कर दिया बर्बाद, क्योंकि किसी भी देश की आज के डेट में तभी तो तरक्की होगी जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे। क्योंकि आपका देश अभी अभी आज़ाद हुआ है, आपका देश गरीब, आपके देश में अनपढ़ लोग, गवार लोग, ठीक है। अब इन अनपढ़ गवारों के साथ आप तरक्की कैसे करोगे? आपको बाहर के देशों की हेल्प चाहिए होगी। जैसे कि मेट्रो जापान ने बनाई थी इंडिया में आके, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट उस टाइम पे तो हम भाई किसी और से हेल्प ही नहीं लेना चाहते थे, हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया था। तो इस दौरान क्या हो रहा था, हमारा देश बर्बाद होता चला जा रहा था, बिल्कुल ही बर्बाद हो रहा था। आप अपने दादा दादी से पूछना कि आपके टाइम पे कौन सी MNC इंडिया में थी, बाहर की कंपनी कोई होगी नहीं, कोई एडिडास, नाइक, रीबॉक, ठीक है, स्टारबक्स, CCD कुछ नहीं, मैकडी कुछ नहीं था पहले। तो हुआ क्या, इस वजह से हमारा देश बर्बाद होता चला गया। साल आया 1990 का, और भारत की सरकार के पास 14 दिन के पैसे बचे थे। उसके बाद भारत की सरकार भी बैंकरप्ट हो जाती। तो फिर हमारी भारत की सरकार गई IMF के पास, और IMF से पूछा कि बताओ हम क्या करें, हमें पैसे दे दो। तो IMF ने कहा कि पैसे तो ले ही लो, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका काम होता है सर्विसेज, एडवाइजेस देना।
एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना। तो इसने हमको कंसल्ट किया कि आप अपने देश में LPG पढ़ा होगा आपने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर दो, यानी कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो। आपने जो भी कसम खा रखी है कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को ख़त्म करो और वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना शुरू करो। तो हमारे लीडर्स ने कहा ओके। उसके बाद से भारत की तरक्की बदली, तकदीर बदली और यहाँ पे तरक्की होनी शुरू हुई IMF की उस एडवाइस की वजह से। तो IMF का भारत की भी डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कंट्रीज़ की मदद करता है IMF। तो IMF का काम पैसे देना इतना नहीं है। IMF का मेन काम है लोगों को इकोनॉमिक एडवाइसेस देना, ठीक है, सजेशंस देना। इस प्रकार से IMF हेल्प करता है। IMF के साथ ना, जिस दिन IMF बना था उसी दिन एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वर्ल्ड बैंक। उसके बारे में दे रखे आगे, तो अभी हम उस पर आएंगे। तो वर्ल्ड बैंक और IMF सेम डे पे बने थे, सेम जगह पे बने थे। दोनों वाशिंगटन DC के ब्रेटन वुड्स में बने थे, USA में 1944 में, सेम डेट पे। और ये कहा गया था कि IMF दुनिया को एडवाइस देगा और वर्ल्ड बैंक दुनिया को पैसा देगा लोन की तरीके से। तो कोई भी कंट्री को अगर एडवाइसेस चाहिए होती हैं कि इकोनॉमी कैसे अपलिफ्ट करे, तो IMF के पास जाएगी, और पैसे चाहिए होंगे तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सबकी इकोनॉमीज बर्बाद हो गई थी, तो सबको दो हेल्प चाहिए थी, एक पैसे से और एक उसकी कंसल्टेंसी की बेसिस पे हेल्प चाहिए थी। तो उसने कंसल्टेंसी के लिए IMF बना दिया और पैसे के लिए वर्ल्ड बैंक बना दिया। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सेम डे पे और सेम तरीके से फंक्शन करती हैं। इस प्रकार से इनका मैटर चलता है सारा। क्लियर है? तो अब IMF के बारे में कुछ बातें यहाँ स्टडी मटेरियल में दे रखी हैं, ठीक है। बाकी आप देखना कि हर 10-15 दिन में IMF से रिलेटेड कोई खबर आती है, ठीक है, न्यूज़ व्यूज़ उसमें, तो वो सबके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो ये IMF का काम दिया हुआ है। इसके बाद IMF 44 हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 44 फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके। 44 फाउंडिंग मेंबर्स का मतलब ये है कि जब IMF बना था तब इसके साथ 44 देश जुड़े हुए थे उस टाइम पे। आज की डेट में ऑल दो 191 हो गए, बट जो स्टार्टिंग में 44 देश जुड़े थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, वो इसके फाउंडिंग मेंबर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका जो स्टाफ है वो 150 नेशन से ड्रॉ किया हुआ है। इस बात का मतलब ये है कि IMF की जो ब्रांचेस हैं वो कई जगहों पे है, तो वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते होंगे, उनका स्टाफ होगा कई सारे लोगों का, इवन CS का भी उनका स्टाफ होगा। तो ये सारा स्टाफ इन्होंने 150 देशों के अलग अलग, मतलब 150 देशों में से पूरा स्टाफ कलेक्ट किया हुआ है, ताकि हर देश को ये लगना चाहिए कि यार हमारे देश की भी कुछ स्टाफ या फिर कुछ लोग वहाँ पे IMF में बैठे हैं। अगर आप सारा स्टाफ एक ही देश से उठा लोगे तो फिर IMF बायस्ड हो सकता है, इसलिए अलग अलग टोटल देश 150 देशों से इसने स्टाफ इकट्ठा कर रखा है अपना। तो यहाँ पे आपको काले, चाइनीज़, गोरे, ठीक है, हर प्रकार के लोग यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है कि भाई IMF का जो पर्पस होता है, उसका पर्पस होता है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करे, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट दैट एनेबल्स कंट्रीज विद ईच अदर। द फंड्स मैंडेट वॉज अपडेटेड इन 2012। ये वो इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक बात याद रखना कि स्टडी मटेरियल में IMF की बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करी हुई हैं, इसको बहुत अच्छा दिखाया गया है, बट IMF इतना अच्छा है नहीं। ये US ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और ये उन्हीं नेशंस की मदद करता है जिनके US के साथ रिलेशंस अच्छे हों, ठीक है। और ज़्यादातर जो इसका सपोर्ट होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही रहता है। तो IMF जितना अच्छा बच्चा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाया उतना है नहीं असल में, ठीक है, शुगर कोट किया हुआ है यहाँ पे उसको। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करना, जिसमें आता है एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? एनी आइडिया? एक रेट फिक्स कर देना फॉरेन एक्सचेंज का, जिससे मतलब हर कंट्री के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि ट्रेडिंग में मतलब काम आ सके, और ज़्यादातर डॉलर्स को मतलब बोलते अच्छा, ये मेरे को पूछना ही था तुमसे कि डॉलर में क्यों होती है पूरी ट्रेड वर्ल्ड में? अगर इंडिया को चाइना से, मान लो इंडियन गवर्नमेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट से एक एयरक्राफ्ट खरीदना है,
ठीक है। ये चलो चाइना हटा दो, चाइना से तो हमारे रिलेशन बेकार है। मान लो दुबई से इंडिया को कोई एयरक्राफ्ट खरीदना है, तो इंडिया की करेंसी है रुपीस, दुबई की करेंसी है धीरम। तो लॉजिकली भारत की सरकार को या तो रुपीस में पेमेंट करनी चाहिए या धीरम्स में करनी चाहिए, बट भारत की गवर्नमेंट दुबई की गवर्नमेंट को डॉलर्स में पे करेगी। पहले रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएगी, फिर उनको डॉलर्स देगी, फिर वो डॉलर्स को धीरम में कन्वर्ट करवाएंगे और धीरम अपने पास लेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में क्यों होता है? एनी आइडिया? क्योंकि एक्सेप्टेबल है हर जगह डॉलर। डॉलर ही क्यों एक्सेप्टेबल है, यही तो सवाल है। और कोई करेंसी क्यों नहीं है? मैक्सिमम कंट्री के पास डॉलर्स है। मैक्सिमम कंट्रीज के पास डॉलर्स आप कह रहे हो कि है, कैसे है? मतलब कैसे पहुंचा वहाँ पे? कोई तो रीज़न होगा कि मैक्सिमम कंट्रीज के पास डॉलर्स ही है। वाई ओनली डॉलर? वाई नॉट एनी अदर करेंसी? डॉलर के दबदबा क्यों है मार्केट में? इसके पीछे पता है क्या रीज़न है यार? इसके पीछे तो मेरे को इकोनॉमिक्स में घुसना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। एक ब्रिटेन वुड सिस्टम था हमारे में जो हमें पहले पढ़ाया गया था, उसमें मतलब डॉलर्स को फिक्स किया गया था कि यूएस, ये भी मतलब यूएस में ही हुआ था, ब्रिटेन वुड में ही हुआ था ये चीज़ भी। अब आप एक चीज़ समझो, इस बात को समझाता हूँ मैं, थोड़ा बहुत समझाता हूँ आपको कि डॉलर की इतनी डोमिनेंस क्यों है। आज से आप 100 साल पीछे चलो वक्त में, ठीक है? उस टाइम पे भारत में हर जगह अलग अलग करेंसीज चल रही थी, है ना? तो उस टाइम पे भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था, ठीक है? अच्छा, यूएस जो था वो बहुत रिच देश था शुरू से, और यूएस का बहुत ज़्यादा दबका था। ये मैं पिछले 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यूएस को उसी टाइम यूएस ने सोचा था कि हमें क्या करना है, वर्ल्ड में अपनी करेंसी को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो यूएस ने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करी, अब इसको ध्यान से समझो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करी। मान लो कि आज से 100 साल पहले मैंने रशिया की बहुत सारी करेंसी खरीद ली, ठीक है? और मान लो रशिया बर्बाद हो गया, तो उसकी करेंसी मेरे लिए यूजलेस हो गई, है ना? यूएस ने बोला कि हम यूएस डॉलर को गोल्ड के साथ अटैच कर रहे हैं। गोल्ड के साथ अटैच करने का क्या मतलब है कि अगर मान लो मेरे पास यूएस की बहुत सारी करेंसी है और यूएस बर्बाद हो जाए, तो जो मेरे पास यूएस की करेंसी है उसके एक्सचेंज में मैं गोल्ड अभी भी खरीद पाऊंगा। किसी भी करेंसी की पावर तब होती है जब उसके एक्सचेंज में आपको गोल्ड मिल जाए इजीली। तो यूएस डॉलर पिछले 100 सालों में इकलौती ऐसी करेंसी थी जिसके एक्सचेंज में आपको गोल्ड मिल जाता था। उन्होंने अपनी करेंसी का दबदबा बनाया। कैसे बनाया? खुद वॉर में लड़ा नहीं, दूसरों को वॉर में लड़वाया, वेपन से पैसा कमाया, गोल्ड खरीदा बहुत सारा और गोल्ड के साथ अपनी करेंसी को अटैच कर दिया। मतलब ये बहुत डिटेल्ड इसके पीछे इकोनॉमिक्स है, ऊपर से बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिस वजह से यूएस डॉलर का दबका बढ़ गया। यूएस डॉलर एक सेफ करेंसी मानी गई कि अगर आपके पास यूएस डॉलर है तो आपकी करेंसी बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि ना यूएस बर्बाद होगा और यूएस बर्बाद भी हो जाएगा तब भी आपकी करेंसी के अगेंस्ट में आपको सोना मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने सिस्टम क्रिएट कर दिया था। इस वजह से यूएस डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वर्ड था हमारा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है कि हर देश क्या करता है, कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है, यानी कि दूसरे देशों में सामान बेचता भी है और दूसरे देशों से सामान खरीदता भी है। तो दूसरे देशों से जब वो सामान खरीदता है तो उसको उन्हीं की डॉलर्स में जनरली पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स अपने पास रिजर्व रखने पड़ते हैं। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स नहीं पड़ा तो फिर आपकी फॉरेन ट्रेड में दिक्कत आती है। और फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल करने का किसका काम है? आईएमएफ का। तो अगर आईएमएफ को इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल करनी है तो फिर उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि सब कंट्रीज के पास फॉरेन रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है? एंड एक्सचेंज रेट्स का मतलब ये होता है कि कौन सी करेंसी किस के अगेंस्ट में कितने में चेंज होगी। जैसे कि $1 कितने रुपए का होता है? अराउंड 80 रुपए के करीब एक्सचेंज होता है। तो ये सारे एक्सचेंज रेट्स क्या हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आईएमएफ देखता है। तो भाई आईएमएफ से जो पास्ट में क्वेश्चन आ रखे हैं ना एग्जाम में आपके सीएसईटी के, तो वो इसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड बहुत कम आया है और फैक्चुअल ज़्यादा है कि वो कब बना था, उसके कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है? या फिर जो भी आपके स्टैटिस्टिक डाटा होता है ना, न्यूमेरिकल डेटा जो होता है, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है आईएमएफ का। तो ये जो हम बातें डिस्कस कर रहे हैं इससे क्वेश्चन आ जाए उसके चांसेस कम है, बट ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर आप इसके आउटसाइड द स्टडी मटेरियल दुनिया में क्या चल रहा है आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए हम ये सारी डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है?
इसके बाद यहाँ पे लिखे कि भाई आईएमएफ का एक फंडामेंटल मिशन है कि आईएमएफ को क्या करना है, ग्लोबल इकोनॉमी को ग्रो करवाना है और अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ग्रो करवाना है। तो वो तो इसने किया ही है। पहले इसके साथ 44 देश थे, अब 190 देश हो गए हैं। तो मेंबर कंट्रीज़ तो इसकी बड़ी हैं और ग्लोबल इकोनॉमी भी बढ़ी रही है, बेटर हो रही है पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो। लैंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस पेमेंट डिफिकल्टीज, जिन कंट्रीज़ के पास पैसे की दिक्कत है उनको आईएमएफ लोन देता है। आईएमएफ नहीं देता, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाता है बेसिकली। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत लोन दे रखा है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तीसरा है गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू मेंबर्स, जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको हेल्प देना जिस भी प्रकार की वो दे सकता है। ठीक है, आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को बहुत सारे लोन्स देता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि पाकिस्तान को आईएमएफ क्यों लोन देता है। पाकिस्तान तो एक तरीके से क्या ही देश है, मतलब बर्बाद सा देश है वो, और टेररिज्म बेस्ड कंट्री है वो। बट यूएसए को पता है कि अगर पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया तो एशिया में इंडिया और चाइना की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इंडिया और चाइना मिलके डिसाइड भी कर रहे हैं कि हम यूएस डॉलर को ख़त्म कर दें और अपनी खुद की करेंसी बना दें एक्सचेंज करने के लिए। तो इसलिए यूएस को पाकिस्तान चाहिए एशिया के अंदर। तभी यूएस कोशिश करता रहता है कि पाकिस्तान बर्बाद ना हो, और वो पाकिस्तान को अपलिफ्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चीज़ें चलती हैं। तो आईएमएफ पाकिस्तान को भी बहुत सपोर्ट करता है, इंडिया को तो इसने किया ही है, एक बार हमने डिस्कस किया था वो सब। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद ना मेन जो क्वेश्चंस आते हैं आईएमएफ से वो ये आईएमएफ के कुछ फैक्ट्स। ये स्टडी मटेरियल लेटेस्ट है क्या, चेक करता रुको, क्योंकि ये डेटा वगैरह आई गेस चेंज होता रहता है। आप लोगों ने लिखा था ना कि 1944 में बना था। 1944 के पहले 22 जुलाई भी लिख लो, इसकी जो एग्जैक्ट डेट है 22 जुलाई 1944। आप लोग भी आईएमएफ में जॉब कर सकते हो एज अ सीएस। अप्लाई कर देना उसकी वेबसाइट पे, बहुत इजी होता है। इसके बाद लिख लो आईएमएफ का फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ। ये सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, गीता गोपीनाथ। और ये बाकी के भी लिख लो कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंटोनेट साये।
आपको पता है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, क्या करता है? एनी आइडिया? जो मैनेज करता हो। हाँ ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज बेसिकली कंपनी का माई बाप, जो कंपनी में जाके कुछ नहीं कर रहा, जो घर बैठे बैठे कंपनी चला रहा है पूरी। ठीक है, जैसे कि जो अंबानीज़ हैं, अंबानीज़ की जितनी भी कंपनीज है वो ऑफिस थोड़ी ना जाते हैं, वो फ़ोन पे डीलिंग्स करते हैं कि भाई इस कंपनी के इतने स्टॉक्स ये बढ़ा दो, इसका ये गिरा दो, इसमें ये चीज़ ऐड कर दो, वो कर दो। तो जो ऐसे कंपनीज चलाते हैं वो होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, सबसे बड़ी पोजीशन है कंपनी की यही होती है। तो IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम लिखा हुआ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एंड ये इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है वैसे, बट एक फालतू की बात बता रहा हूँ कि ये 2019 में IMF की वो बनी थी, क्या कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। एंड इसके बाद जो लिखा हुआ ना फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी का क्या मतलब होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको एक चेला चपाटा चाहिए होता है कि सारी सरदर्दी मेरे से नहीं हो रही तो मैं अपना काम थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दूँ, डेलीगेट कर दूँ। तो उसके लिए एक पोजीशन बनाई गई थी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजर की, डेप्यूटी मैनेजर की। तो ये जो पोजीशन बनाई गई थी ये 2022 में बनाई गई थी। और इस पोजीशन पे जो पहली महिला फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनती हैं वो है गीता गोपीनाथ। ये एक इंडियन है जो अमेरिकन सिटीज़न है। ठीक है, तो ये लेडी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है IMF की, अभी तक यही है। ये तीनों लोग एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। और डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं तीसरे, क्या कहते हैं, एंटोनिएट से। ये जो एंटोनिएट से का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बट एट प्रेजेंट जो आपकी वो है मैनेजिंग डायरेक्टर वो एंटोनिएट जी हैं। ठीक है, गीता गोपीनाथ अभी भी IMF में, बट उनका कुछ और रोल चल रहा है इस टाइम पे। तो पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ थी, बट अभी फ़िलहाल एंटोनिएट जी हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में। इन दोनों को इग्नोर कर दो, ये जो लिखे हुए हैं। इसके बाद ये लिख लो सारा डेटा कि इंडिया ने IMF को कब ज्वाइन किया था, 27 दिसंबर 1945 में। ठीक है, इंडिया का 2024 का जो GDP था वो 6.5% है। एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखे SDR, पहले लिख लो, इसके मीनिंग डिस्कस करते हैं फिर।
तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? पहला लिखा हुआ है कि भाई डेट ऑफ मेंबरशिप की इंडिया ने आईएमएफ कब ज्वाइन किया था, ठीक है, डेट लिखी हुई है। दूसरा है आर्टिकल 4 या फिर कंट्री रिपोर्ट। आर्टिकल 4 या कंट्री रिपोर्ट का मतलब होता है कि आईएमएफ ने इंडिया के लिए जो आखिरी रिपोर्ट बनाई थी वो कब थी। तो 18 दिसंबर 2023 में आईएमएफ ने इंडिया की एक रिपोर्ट तैयार करी थी। इंडिया की रिपोर्ट तैयार करने का मतलब है इंडिया से संबंधित सारी बातें जो आईएमएफ से कंसर्न है, जैसे कि इंडिया के कितने पैसे हो गए हैं जो उन्होंने आईएमएफ में दिया है, एक्सवाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उनका पर कैपिटल जीडीपी कितना है, वो वर्ल्ड के साथ कैसे, उनकी एक रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तीसरा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स का मतलब है कि इंडिया कितना पैसा आईएमएफ से विड्रॉ कर सकता है, यानी कि कितने तक का लोन आईएमएफ से रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और लास्ट है नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिंस मेंबरशिप, यानी कि सिंस मेंबरशिप कितनी बारी मॉनेटरी हेल्प या फिर नॉन मॉनेटरी हेल्प इंडिया आईएमएफ से ले चुका है, 7 बार, ठीक है। तो ये सारा डेटा लेटेस्ट है। और अच्छा, जीडीपी पता तुमको क्या होता है? मीनिंग भी बता दीजिए। फुल फॉर्म तो बता दी, मीनिंग क्या होता है बताइए गाइस, व्हाट इज जीडीपी? और मतलब हमारी कंट्री में वो ग्रोथ जितनी भी हुई हो या ट्रेड जो भी हुआ हो हमारी कंट्री के बीच। द बॉयज, एनी आइडिया व्हाट इज जीडीपी? अबे सीएस बनना तुम लोगों को, ये सब बातें तो पता होनी चाहिए। जीडीपी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि अब ये 2025 चल रहा है, ठीक है। अब 2025 में हमारे देश में एक साल के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 30 मार्च 2026 के बीच में भारत में एक साल में कितने सारे गुड्स और सर्विसेज क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का कि मान लीजिए आप सारे के सारे लोग बिजनेसमैन बन जाते हैं, ठीक है। आप फर्नीचर बना रहे हैं, आपने एक साल में 10 करोड़ का फर्नीचर मैन्युफैक्चर किया इंडिया में। आपने एक साल में 10 करोड़ का लेट से कोई स्कूटी बाइकों का मैन्युफैक्चरिंग करी आपने भी एक्सवाइजी कुछ मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। और तुम दोनों भाई सर्विस प्रोवाइडर्स हो। सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या मतलब है कि भाई आपने एक अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया, एजुकेशन इज अ सर्विस, ठीक है। और आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एक साल में 50 करोड़ कमा लिए, ठीक है। और आपने भाई हॉस्पिटल खोल दिया और आपके हॉस्पिटल भी सर्विस है, आपके हॉस्पिटल ने एक साल में 50 करोड़ कमा लिए। तो आप लोगों ने जितना भी पैसा कमाया है, अगर मैं उसको टोटल कर दूं, प्लस इंडिया में और जितने भी बिजनेसमैन ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, वो कहलाया जाता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है और जीडीपी से पता क्या चलता है? एक देश का जीडीपी ये बताता है कि इस देश के अंदर कितना बिजनेस है, कितने गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं। जिस देश के अंदर बिजनेस हाई होगा, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा बनेंगे, वो देश डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में सबसे ऊपर जाता है। तो इसलिए किसी भी देश की डेवलपमेंट कंपेयर करनी होती है तो सीधी सीधी जीडीपी से डिस्कशन होती है, क्योंकि अगर आपके देश में ज़्यादा गुड्स बन रहे हैं और ज़्यादा सर्विसेज बन रही है, इट मीन्स आपके देश में जॉब्स हैं, इट मीन्स आपके देश में लोग पढ़े लिखे, इट मीन्स आपके देश में रिसोर्सेज है ना। तो जो जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब एक देश के अंदर, ग्रॉस का मतलब है ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्ट बना, उससे टोटल वैल्यू कितनी क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। तो जो हमारा जीडीपी है वो भी आईएमएफ जो है, आईएमएफ हर देश का जीडीपी निकालता रहता है और उससे के कंपैरिजंस करता रहता है। तो उसने इंडिया का भी जो जीडीपी बताया था 2024 के हिसाब से वो था 6.5%। अभी 6.5% का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। बट जीडीपी का मोटा मोटा ये मतलब होता है, ठीक है, कि एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनी है। जो हमारा वो है भाई नरेंद्र मोदी, वो क्या बोलता है कि भाई मेक इन इंडिया, वो रोता रहता है कि मेक इन इंडिया करो। इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि भाई मैंने बाहर से, जब मोदी जी आए थे तो आपने देखा होगा कि वो फॉरेन ट्रिप्स मारते थे बहुत सारी, और लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, घूमने चले जाते हैं हर 2 महीने में, पता नहीं आपको पता हो ना पता हो। तो तब वो क्या करते थे, वो दूसरे देशों में जाके कंपनीज को कहते थे कि प्लीज़ इंडिया में आओ और इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करो। आप देखो कि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में आ गई हैं बाहर की, जिनके नाम आपने पहले नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बोला कि आप इंडिया में आओ, बिजनेस करो इंडिया में आके। तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया में ही क्यों आए? तो उन्होंने बोला हम इंडिया में आपको सस्ती लेबर देंगे। सस्ती लेबर का क्या मतलब है कि अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे घटिया से घटिया बढ़िया से बढ़िया कोई भी काम उठा लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रक चलाने की बात करता हूँ। भारत में अगर आप ट्रक चलाते हो डेली 8 घंटे तो आपकी इनकम ऑन एन एवरेज 50-60 हज़ार रुपये होगी अगर आप भारत में ट्रक चलाते हो तो। और अगर वही ट्रक आप अमेरिका में चलाते हो 8 घंटे डेली का, तो आपकी मंथली इनकम होगी कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कम से कम। तो अमेरिका में ट्रक चलाने वाला आदमी दिन का 8 घंटा कितना कमा रहा है? 7 से 8 लाख रुपए। और इंडिया में कितना कमा रहा है? 40,000 रुपए। तो इससे क्या पता चलता है कि भारत में लेबर चीप है। लेबर चीप का मतलब है कि सरकार ने लेबर लॉस बहुत पुअर बना रखे हैं। तो फॉरेन कंपनीज को वो अट्रैक्ट करते हैं इस बेसिस पे कि तुम हमारे देश में आके बिजनेस करो, हम यहाँ पे आपको सस्ते में लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो सुनने में तो बहुत बुरी बात लग रही है कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ मतलब गलत होता है, बट हमारी सरकार के पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एमएनसी आती है तो वो डेवलप करती है देश को, वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाती है, ठीक है, वो जॉब्स प्रोवाइड करती है, वो हमारा कल्चर बेटर करती है। जैसे कि बर्गर खाते थे पहले लोग ठेले पे रेडी पे खड़े होके, फिर मैकडी आया, मैकडी ने लोगों को सिखाया एसी में बैठ के राजा बाबू की तरह कागज़ से लपेट के बर्गर खाओ, है ना। तो उन्होंने हमको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाया। तो जब एमएनसीज आती है ना दूसरे देशों से, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती हैं। तो हमारे मोदी जी ने पहले ये किया कि पहले बुलाया बाहर से देशों को कि देश की डेवलपमेंट है। फिर उनको ये समझ में आया कि ऐसे हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा नहीं। जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। अगर वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन कंपनीज प्रोड्यूस करेंगी तो पैसा तो उनके देश में ही जाएगा वापस, तो हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं। तो फिर मोदी जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई मैं अब बाकी कंपनीज को काटा तो मार नहीं सकता बाहर की कि इंडिया मत आओ, ऐसे तो इंडिया फिर से बर्बाद हो जाएगा जो हम आज़ादी के बाद हुए थे, काटा मार के दुनिया को। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं काटा तो मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मोटिवेट कर सकता हूँ कि भाई तुम खुद बिजनेसमैन बनो, तुम स्टार्टअप खोलो, तुम एंटरप्रेन्योर बनो। सरकार 10 प्रकार की फैसिलिटीज़ दे रही है आज की डेट में एंटरप्रेन्योर्स को। क्यों? ताकि हमारी जीडीपी ग्रो हो। तो जीडीपी का ये पूरा मैटर होता है। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और यही यहाँ पे इस जीडीपी का जिक्र है। तो ये सारी बातें हैं भाई इसमें। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चाहता क्या है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि भाई वर्ल्ड में मॉनेटरी कोऑपरेशन हो, बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड हो, ठीक है, हर कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जा सके, पावर्टी को रिड्यूस किया जा सके, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाई जा सके, ये सारी बातें, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं यार। आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी बातें और है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें कर आके एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि ये सब्जेक्ट आपका किस बारे में है। तो आपको 7 से 8 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसे कई सारी होंगी, और 7 से 8 आपको इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाई जाएंगी। पहला चैप्टर बड़ा है, दूसरा और तीसरा चैप्टर 2-2 क्लासेस का है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका बहुत जल्दी होगा, दूसरा और तीसरा, पहला चैप्टर टाइम लेगा, दूसरा तीसरा यूं हो जाएगा मजे मजे में, फिर चौथा और पांचवा थोड़ा सा और टाइम लेगा। तो इसमें चैप्टर्स इस प्रकार से है। और एक चीज़ मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि जब तुम ये पढ़ने आ रहे हो करंट अफेयर्स, तो ये चीज़ याद रखना कि भाई इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस सब्जेक्ट है। आईएमएफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। और करंट अफेयर्स तुम तब पढ़ पाओगे भाई जब तुम थोड़ा सा ना इसको पढ़ाई की तरह लेके मत चलो। तुम ऐसे चलो कि यार हमें दीन दुनिया का ज्ञान मिल रहा है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, कि भाई इंजॉय करो कि अच्छा ये दुनिया में होता है, ऐसी ऐसी बॉडीज़ हैं जो ऐसे ऐसे फंक्शन करती हैं। तो तुम इसको इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कलेक्ट करो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बहुत काम आएगी। आप सीएस बनते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड को फाइनेंशियली कंट्रोल करती हैं, जो तुम्हारी फील्ड है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी। तो तुम ये मत सोचना कि ये सारी चीज़ें तुम सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो। जो हम बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे वो आप पेपर पास करने के लिए ही पढ़ रहे हो, वो आपकी रियल लाइफ में इतना काम कहीं आएगा। बेसिक कम्युनिकेशन आपको आती है और आपको कम्युनिकेशन पता कैसे करते हैं, बट ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, आपकी नॉलेज एनहेंस होगी, इससे आपकी दीन दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको न्यूज़ में क्या रहा समझ में आने लग जाएगा, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आने लग जाएगी, कौन सी कंट्री कब क्या कर रही है। तो ये आप सारा मज़े के लेके पढ़ो, इसको एंजॉय करो। एक्सपेक्टेशन मत रखना कि यार ये पेपर में आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बात मैंने तुमको क्लियर कर दी थी कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें पास की गारंटी देता हूँ मैं, उसमें तो भाई कितने भी नंबर ले आना उसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि इसमें बाहर से आ सकता है, ठीक है।
तो आपको कुछ डाउट पूछना है, मन में कोई बात है तो बताओ, अदरवाइज ख़त्म करते हैं इसको, फिनिश करते हैं आज की क्लास को। कोई चीज़ जो तुम पूछना चाहते हो?